चलिए एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। हमें पता है आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का टॉप 20 एमसीक्यू प्रीवियस से लेकर आया, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी स्ट्रीम के लिए। जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं गाइस, उनके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसका नोट जरूर बनाइए, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। आप एग्जाम देंगे, आप उस वक्त आप वीडियोस को नहीं देख सकते हैं। उस टाइम जो आप नोट किया रहता है उसी को रिवीजन करिएगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है गाइस, नोट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और दूसरी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, कि प्लीज इस वीडियो का टारगेट है कि प्लीज इस वीडियो पे 50 लाइक्स आप लोग कर दीजिए गाइस। जो लोग भी देखते हैं बस उनका 1 लाइक चाहिए गाइस। तो प्लीज इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स। तो प्लीज 50 लाइक जरूर करिएगा और इस टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। बस मुझे इतना ही चाहिए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए गाइस। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ अवस्थित है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंदिरों से रिलेटेड प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो विरूपाक्ष का मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन ए हम्पी में, ऑप्शन बी भद्राचलम में, ऑप्शन सी श्रीकालाहस्ती में, या ऑप्शन डी तिरुपति में। तो गाइस, जो विरूपाक्ष का मंदिर है वो हमारा हम्पी में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, हम्पी। और अगर आपसे पूछे ये हम्पी कहाँ है, तो याद रखिएगा कि जो हम्पी है वो कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य के हम्पी में जो है वहाँ हमारा विरूपाक्ष का मंदिर है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी नोट करिएगा गाइस, कि जो विरूपाक्ष का मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। और दूसरा पॉइंट ये करिएगा कि अगर आपसे पूछे कि विरूपाक्ष का मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है वो अवस्थित है। तो सबसे पहले तो ये कि कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कौन सा मंदिर जो है वो किनको समर्पित है। तो ये याद रखिएगा कि ये मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। और तीसरा आपको ये याद रखना है कि ये कर्नाटक राज्य के हम्पी में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो वो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाईलाइट है मैं हाईलाइट भी कर दूंगा गाइस, और पिक्चर के साथ भी, ताकि पिक्चर वाली चीजें जो होती है वो हमें बहुत ज्यादा हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे मूवी वगैरह देखते हैं या कोई कुछ भी देखते हैं जो पिक्चर वाला रहता है, वो चीजों को हम ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको पिक्चर के साथ और हाईलाइट के साथ भी ये चीजों को लेकर आई, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है वो उसका उदाहरण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र वो होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेचर वाला वो नहीं होता है, जो नेचर बनाते हैं वो अलग होता है। जो मनुष्य बनाते हैं वो होता है कृत्रिम। उसको कृत्रिम बोलते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो बताइए इसमें कौन है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी बगीचा, ऑप्शन सी झील, या ऑप्शन डी वन। तो गाइस, जो बागीचा होता है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि उसमें पेड़, छोटे छोटे पेड़ जो लगाए जाते हैं या फूल के या किसी भी चीज के लगाए जाते हैं, तो वो मनुष्य खुद लगाते हैं, इसे पानी देते हैं और उसको अच्छा बनाते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सब जो है। तो ये जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बागीचा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास जो लिखा था गोरा, ठीक है। गोरा जो लिखा था वो किसने लिखा था बताइए। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो गोरा लिखा गया था। और अगर आपसे पूछे ये कब लिखा गया था, तो 1880 के दशक में जो है इन्होंने लिखा था गोरा। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि गोरा जो है वो किसने लिखा था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो गोरा लिखा है वो किस दशक में लिखा। तो याद रखिएगा 1880 के दशक में इन्होंने गोरा लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो अमरकंटक में जो है वो नर्मदा तो निकलती है, इसमें आपसे यही बोल रहा है कि नर्मदा तो निकलती है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है वो दूसरी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो ऑप्शन ए बेतवा से, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी या ऑप्शन डी महानदी। तो गाइस याद रखिएगा कि नर्मदा के अतिरिक्त जो दूसरी नदी जो अमरकंटक से निकलती है वो है सोन नदी। तो सोन नदी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और गाइस एक चीज ये भी याद रखिएगा कि इसमें नर्मदा, सोन और एक और नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। तो याद रखिएगा वो जो नदी का नाम है वो है जोहिला। ठीक है, तो ज्यादा आपसे नर्मदा और सोन से ही पूछेगा, जोहिला से थोड़ा कम पूछता है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि नर्मदा और सोन से ही पूछे। तो याद रखिएगा कि तीसरी जो नदी निकलती है अमरकंटक से वो जोहिला नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के नियम में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का जो है वो गठन का प्रावधान है। तो बताइए कि भारतीय संविधान में से किसमें जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 261, ऑप्शन बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 264। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 263 में जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। और अगर आपसे ये पूछे कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो कौन करता है, इसका जो गठन जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना गठन से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं कि जो गठन जो है वो कौन करता है, और अनुच्छेद वाले तो इम्पोर्टेंट होते ही है गाइस। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन जो करता है वो राष्ट्रपति करता है, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत जो है वो करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि तुगलक वंश का जो शासक है वो नहीं था। ठीक है, तो बताइए कौन नहीं था। तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी रुकनुद्दीन तुगलक। तो गाइस इसमें मोहम्मद बिन तुगलक भी था जो कि बहुत फेमस था, जो सभी को पता होगा। गयासुद्दीन तुगलक भी है, इसमें फिरोज शाह तुगलक भी है, लेकिन जो रुकनुद्दीन तुगलक है ये तुगलक वंश का शासक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रुकनुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का शासक नहीं है। और एक पॉइंट गाइस ये भी याद रखिएगा कि जो तुगलक वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था। तो ये भी याद रखिएगा कि इनका जो शासन था वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो था वो तुगलक वंश का शासन था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है, चाहे वो तुगलक वंश हो, लोधी वंश हो, गुलाम वंश हो, ये सब से पूछता रहता है। तो याद रखिएगा कि तुगलक वंश का जो शासन चला वो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है। तो बताइए इंदिरा गांधी जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो गाइस याद रखिएगा जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दिल्ली में, आप फिगर में भी देख सकते हैं, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में कितने टर्मिनल है, तो याद रखिएगा इनमें जो टर्मिनल है वो टोटल 3 टर्मिनल है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो बताइए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में जो है वो हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है तो ये भी याद रखिएगा कि चमोली गढ़वाल जो है
चमोली गढ़वाल जो है जिले में, वहाँ हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। और गाइस, अगर आपको नेशनल पार्क से इम्पोर्टेंट कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने नेशनल पार्क से इम्पोर्टेंट जितने भी पूरा है वो आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। तो आप जाके मेरे प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं गाइस। आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, आप वहाँ पे उसको क्लिक करेंगे, आपको जिस राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मैं सारे को कवर किया गए। जैसे कि आपको बता देती हूँ कि बिहार में है जो मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा बिहार में। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उसमें मैं सारी चीज को कवर की हूँ, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते ही रहते हैं। कभी कभी आपसे सार्क का फुल फॉर्म पूछ देता है, या कभी कभी आपसे ये बोल देता है, वो फुल फॉर्म दे देता है, बोल रहा है कि बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ देता है आपसे, ये भी पूछता है कि कौन सा सदस्य देशों की संख्या कितनी है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सदस्य की संख्या वो कौन कौन सी है, या फिर ये भी दे सकता है कि कितने इसमें है कौन से नहीं है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक चीजों से बहुत सारी चीज क्लियर होती है guys। तो मैं उसको ही बहुत सारी चीजों को क्लियर करूंगी सिर्फ एक प्रश्न से, ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर बात करें सबसे पहले कि कितने देशों की संख्या है, तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 4। तो गाइस याद रखिएगा, जो सार्क के सदस्य देशों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 8 देशों की जो है वो संख्या है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर सार्क के पूरे सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो 8 है, लेकिन इसमें ये बता देती हूँ कि 8 जो है वो कौन कौन से देश है। तो सबसे पहले है ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका बांग्लादेश है, फिर ये आपका भूटान, फिर इंडिया, फिर मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो याद रखिएगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या इस तरीके बहुत लोग इस तरीके से याद रखते हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये 8 देश हैं जो शायद के कुल सदस्यों की संख्या है। ठीक है, और सार्क का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो गाइज ये सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आधुनिक। ठीक है, आपसे वनस्पति विज्ञान का जनक, आप ऐसे में गलती करेंगे तो ये याद रखिएगा, आपसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक पूछा है। तो बताइए कौन है। तो ऑप्शन है लुई पाश्चर, ऑप्शन बी कार्ल लिनियस, ऑप्शन सी मेंडल, या ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कार्ल लिनियस जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कार्ल लिनियस है। और अगर आपसे वनस्पति विज्ञान का जनक सिर्फ पूछता तो आप थियोफ्रिटस पे लगाते, लेकिन आपसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पूछा है तो फिर कार्ल लिनियस हो। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, यहीं से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बताइए कि कौन है जिन्हें आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो हमारा इस तरीके का होता है, फिगर में देख सकते हैं, ये गोल टाइप का होता है, और इस तरीके का जो होता है वो हमारा नोबेल पुरस्कार होता है। तो बताइए आर्थिक विज्ञान के लिए किसे मिला था। तो ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो आर्थिक विज्ञान के लिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अमर्त्य सेन को जो है वो आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। गाइस अगर आपसे ये पूछे कि अमर्त्य सेन को तो किया गया, लेकिन आपसे पूछे कि कब किया गया, तो ये भी याद रखिएगा 1998 में। ठीक है, 1998 में जो है वो आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जो अमर्त्य सेन को दिया गया वो 1998 में। तो ये वर्ष याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वर्ष भी पूछ देता है आपके कंफ्यूजन के लिए कि आप
इसको नॉलेज को जानने के लिए कि कितना ज्यादा नॉलेज है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइए, मैं ज्यादा से ज्यादा क्लियर करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो का मेरा जो मोटिव है 50 लाइक्स प्लीज दे दीजिएगा गाइस। प्लीज आप सभी एक एक लाइक जरूर करिएगा, और 50 ज्यादा बड़ा ये नहीं है, तो प्लीज 50 लाइक्स जरूर करिएगा, मेरे टारगेट पूरा कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है कि कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी है वो कौन सी होती है। तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, तो ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी DVD, ऑप्शन सी रैम, या ऑप्शन डी USB। तो गैस कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो रैम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं फिगर में इस तरीके का है, ये हमारा जो है वो रैम है, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी हमारा रैम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। 13 कह रहा है कि तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो बताइए तुगलक काल में जो है वो बिहार की राजधानी कहाँ थी, जिसमें तुगलक काल में मैं बोली थी कि आपको 1320 से लेकर 1414 तक जो है वो हमारा तुगलक वंश का जो काल चला था वो 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो बताइए जो उसके काल में जो है वो बिहार की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी रोहतास, या ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिहार शरीफ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है वो कौन सा था। तो चंद्रमा पे जो पहला अंतरिक्ष यान उतरा था वो कौन सा उतरा था बताइए। तो ऑप्शन ए अपोलो 14, ऑप्शन बी अपोलो 11, ऑप्शन सी लूना 16, या ऑप्शन डी लूना 18। तो गाइस याद रखिएगा जो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अपोलो 11, ठीक है। तो अपोलो 11 जो था वो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो लॉन्च किया गया था अपोलो 11 को, वो कब लॉन्च किया गया, तो ये भी याद रखिएगा जो लॉन्च किया गया था तो 16 जुलाई 1969। तो याद रखिएगा जो अपोलो 11 को जो लॉन्च किया गया था वो 16 जुलाई 1969 को लॉन्च किया गया था, और ये चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रेनाइट 15 है। 15 हमसे कह रहा है कि ग्रेनाइट चट्टाने जो है वो किस प्रकार की चट्टाने होती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टाने जो है वो किस प्रकार की चट्टाने हैं। तो ऑप्शन ए आग्नेय चट्टाने, ऑप्शन बी अवसादी चट्टाने, ऑप्शन सी शिष्ट चट्टाने, या ऑप्शन डी कायांतिक चट्टाने। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आग्नेय चट्टान, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टाने जिस प्रकार की होती है वो आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सिर्फ आपसे हरी मटर नहीं, कुछ ऐसे ऐसे चीज होते हैं जिससे आपसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नेम पूछते हैं। तो बताइए आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, और प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा। तो बताइए ऑप्शन ए पाइसम सटाइवम, ऑप्शन बी पाइसम सवाइवम, ऑप्शन सी ट्रिट्रिकम एस्टिवम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर आप ध्यान में देखेंगे तो आपको ये दोनों जो ऑप्शन है वो सेम लगेगा, क्योंकि एग्जाम में लोग इसीलिए गलती कर देते हैं। मैं इसी चीजों को क्लियर आउट करने के लिए आपको बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा से हम कैसे मिस्टेक कर जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं दोनों आंसर सेम ही दूंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो टा है, और यहाँ पे देखेंगे तो आप हुआ है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा हरी मटर का जो वैज्ञानिक नेम है वो पाइसम सटाइवम है, ना कि पाइसम सवाइवम। ये रॉन्ग है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पाइसम सटाइवम जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो किस समिति पर किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस उठा के देख लीजिएगा, आपको ये प्रश्न मिलेगा ही। तो बताइए कि किस समिति की अनुशंसा पर किया गया। तो ऑप्शन ए सथानम समिति, ऑप्शन बी सरकारिया समिति, ऑप्शन बी राजा मन्नार समिति, या ऑप्शन डी दिनेश गोस्वामी समिति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सथानम समिति के द्वारा जो है वो इसकी अनुशंसा पे ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। जो कि किया गया था गाइस कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है वो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये संस्था को ओपन किया गया था गाइस, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि कब किया गया था तो ये भी आप याद रखिएगा 1964 में। क्योंकि सबका वर्ड्स और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरी नहीं कि आपसे वर्ड्स पूछे या जरूरी ये भी नहीं कि आपसे सिर्फ ये पूछे, आपको दोनों पूछ सकता है या दोनों में से कोई एक भी दे देते तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिस समिति की अनुशंसा पर किया गया था वो था सथानम समिति, और कब किया गया था तो 1964 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि पहली बार जो है परिसीमन आयोग का गठन है वो कब किया गया था। तो पहली बार यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि परिसीमन आयोग का टोटल जो गठन हुआ था वो 4 बार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहली बार जो है वो कब हुआ था। तो बताइए कब हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1950 में, या ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1956। तो बताइए कि सबसे पहली बार जो है वो परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1952 में जो है वो पहली बार जो है वो परिसीमन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अगर दूसरी बार की बात करें तो 1962 में जो है वो दूसरी बार हुआ। तो याद रखिएगा गाइस कि ये जो था वो पहली बार था 1952 में, उसके बाद आपका था 1962 में, उसके बाद जो तीसरी बार जो इसका गठन किया गया था वो किया गया था 1972 में। ठीक है, और अगर चौथी बार की बात करें तो वो हुआ था 2002 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ पहली बार पूछेगा, पहली बार भी पूछ सकता है, दूसरी बार भी पूछ सकता है, तीसरी बार भी पूछ सकता है और चौथी बार भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा पहली बार जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ था वो 1952 में, दूसरी बार हुआ वो 1962 में, तीसरी बार जो हुआ वो 1972 में, और जो चौथी बार हुआ वो 2002 में हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो है वो पीएच मान होता है। तो बताइए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे उदासीन पूछ रहा है, ठीक है, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है और उदासीन भी होता है। तो यहाँ पे आपसे उदासीन पूछ रहा है। तो बताइए ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, या ऑप्शन डी 14। तो गाइस याद रखिएगा किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 7 होता है। अगर हम यहाँ अगर आप फिगर में ध्यान से देखेंगे जो 7 से कम होता है वो हमारा अम्लीय गुण वाला होता है, यानी अम्लीय होता है। और जो 7 से अधिक होता है वो हमारा क्षारीय गुण वाला होता है। और जो बीच में यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये जो है ये हमारा यहाँ पे ये जो 7 है ये हमारा उदासीन होता है। तो ध्यान रखिएगा जो 7 से कम होगा वो आपका होगा अम्लीय, जो 7 से अधिक होगा पीएच मान उसका क्षारीय, और जो बीच वाला होगा उदासीन। यानी कि जो सिर्फ 7 होगा वो हमारा उदासीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये गाइस हमारा आखिरी प्रश्न है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो प्लीज मेरा लाइक्स वाला टारगेट जरूर पूरा कर दीजिएगा, प्लीज गाइस प्लीज। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन हुआ होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या जितने भी स्टूडेंट है जिनको अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो मैं जरूर लेकर आऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 हमसे कह रहा है कि मलेरिया रोग जो है शरीर का कौन सा अंग
प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग से जो है वो शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी फेफड़ा या ऑप्शन डी अस्थियां। तो गाइस याद रखिएगा, मलेरिया रोग से जो शरीर का अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो होता है प्लीहा। तो प्लीहा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीहा से मलेरिया रोग जो होता है वो प्लीहा बहुत प्रभावित होता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।